गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। छात्रों, बीकॉम थर्ड ईयर में हमने आपको बिजनेस बजटिंग के अंतर्गत उत्पाद एवं उत्पाद निर्णय के संबंध में जानकारी दी थी। उत्पाद एवं उत्पाद निर्णय, उसी क्रम में और आगे की ओर बढ़ते बीकॉम थर्ड ईयर EAFM प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन डिसीजन, बिजनेस बजटिंग, टॉपिक है उत्पाद एवं उत्पादन। निर्णय, छात्रों, हमने आपको उत्पाद एवं उत्पाद निर्णय में तटस्थता बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट और भी किस उत्पादन में लाभदायकता है, ये सब के संबंध में विगत कक्षाओं में प्रश्न कराए थे और उनसे संबंधित जानकारियाँ भी दी थी। इसी क्रम में अब आगे की ओर बढ़ते ही अगला टॉपिक है पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी। जब वस्तु की मांग बाजार में निरंतर बढ़ने लगती है तथा प्रबंध इस मांग को पूरा करने के लिए उपलब्ध या अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का प्रयोग कर सकता है, बशर्ते कारखाना पूर्ण क्षमता पर कार्य नहीं कर रहा हो। इस अप्रयुक्त क्षमता के उपयोग का निर्णय लेते समय प्रबंध को समस्या का गहराई से अध्ययन करना चाहिए तथा इस संबंध में निम्न 3 बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 है अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता के प्रयोग से अतिरिक्त स्थिर व्यय यदि कोई हो तो। नेक्स्ट, उत्पादन में वृद्धि से विक्रय मूल्य में संभावित कमी। जब उत्पादन बढ़ता है तो विक्रय मूल्य में कुछ कमी आ जाती है। नेक्स्ट है बढ़े हुए उत्पादन की मांग की पर्याप्तता। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सीमांत लागत विधि तथा विभेदात्मक लागत विधि के आधार पर पूर्ण क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लिया जाएगा। उपलब्ध क्षमता का पूर्ण उपयोग करने पर यदि कुल लाभों में वृद्धि होती है तब पूर्ण उत्पादन क्षमता का उपयोग करने का निर्णय लिया जाए। इसके विपरीत यदि लाभों में वृद्धि नहीं होती है तब अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग अर्थात पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बात कुछ हम उदाहरण कराएंगे तो उससे और भी स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, जैसे ये उदाहरण है, एक कंपनी का परिचालन विवरण इस प्रकार है। द ऑपरेटिंग
स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी इज एज फॉलो। सेल्स 12 लाख, कॉस्ट है वेरिएबल, मटेरियल 2,40,000, लेबर 3,20,000, ओवरहेड 1,60,000 है, टोटल हो गया 7,20,000। फिक्स 3,20,000 के फिक्स एक्सपेंसेस। ना इस तरह से हो गए 10,40,000, सेल में से घटा दें तो प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। संयंत्र क्षमता 1,00,000 इकाइयों की है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ग्राहक 10 रुपया प्रति इकाई शुद्ध मूल्य पर 20,000 इकाइयों को खरीदने की इच्छा प्रकट कर रहा है। उत्पादक को सलाह दीजिए कि प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए अथवा नहीं किया जाए। ठीक है, अभी तक ये 80,000 इकाइयाँ बना रहे थे, अब 20,000 इकाइयाँ खरीदने के लिए एक और ग्राहक तैयार है। तो अब ये बताएं कि भाई फुल कैपेसिटी पर क्या इनको लाभ होगा या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। मटेरियल है 2,40,000 का, 80 का, तो 3 रुपया प्रति मटेरियल हो गया। मटेरियल 2,40,000 का है, 80 पर 1 यूनिट पर 3 रुपया प्रति हो गया। वेजेस 832 यानी 4 रुपया प्रति इकाई हो गए। ठीक है, वेरिएबल ओवरहेड 1,60,000 का है। एक 60 का है, 80 में भाग लगा देंगे, 2 रुपया प्रति इकाई हो गई। ठीक है, तो टोटल मार्जिनल कॉस्ट 9 रुपये होती है। कितनी होती है? 9 रुपये की मार्जिनल कॉस्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका का जो ग्राहक है वह 10 रुपया प्रति इकाई चाह रहा है। तो इस प्रस्ताव को स्वीकार करने से 1 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा। देखो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो है ना, मार्जिनल कॉस्ट 9 रुपये आ रहा है, जबकि ग्राहक 10 रुपया देने को तैयार है। 10 माइनस 9 बराबर 1 रुपये का प्रॉफिट है। 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। संस्था को कुल 20,000 इकाइयाँ करनी है, तो 20,000 का 20,000 यूनिट पर 1 रुपये से लगाएं तो 20,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ उत्पन्न हो जाए। अतः प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्राहक का 10 रुपया प्रति इकाई का प्रस्ताव है और 20,000 इकाइयाँ क्रय करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि प्रस्तावित मूल्य सीमांत लागत से अधिक है। प्रस्ताव की स्वीकृति से 20,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ होगा, क्योंकि कुल स्थिर लागतें पहले भी 80,000 इकाइयों पर वसूल की जा चुकी हैं।
ठीक है। अतः कोई स्थिर लागतें नहीं होंगी, इसलिए संस्था को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। कर लीजिए इसको। डिफरेंशियल कॉस्ट से संबंधित एक और अगला क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक स्टोर निर्माता के लोचदार बजट से निम्न तथ्य उपलब्ध हैं। 90% कैपेसिटी और 100% कैपेसिटी पर वर्तमान परिस्थितियों में श्रम तथा सामग्री की लागतें प्रति इकाई स्थिर हैं तथा लाभ विक्रय पर 10% है। निर्माता वर्तमान में 90% क्षमता पर कार्य कर रहा है तथा उत्पादन क्षमता 100% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव की स्वीकृति हेतु प्रबंधक को अपनी सलाह दीजिए। 90% कैपेसिटी पर सेल है 1,10,000 की, 100 पर है 1,20,000 की। स्थायी लागतें दोनों क्षमताओं पर 10,000 है। सेमी वेरिएबल एक्सपेंस 8,000 है। 90% पर 100% पर 8,500 है। वेरिएबल एक्सपेंस 9,000 है। 90% पर 100% पर 10,000 है। आउटपुट इन यूनिट 90% कैपेसिटी पर 10,000 है और 100% पर 11,000 है। ठीक है। तो अब हम एक जो है इस प्रकार से एक डिफरेंशियल कॉस्ट का एक फॉर्मेट तैयार कर लें। देखिए, फॉर्मेट के बेस पर डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस, ठीक है। यहाँ पार्टिकुलर तैयार कर दीजिए। पार्टिकुलर 90%, 100% कैपेसिटी, उसके बाद डिफरेंशियल कॉस्ट। इस तरह से हमने एक फॉर्मेट बनाया। आउटपुट देखिए, 90% पर 10,000 है। 11,000 इकाइयाँ हैं यूनिट। ये 10,000 और ये 11,000। ये 1,000 का अंतर आ रहा है। 1,000 यूनिट का अंतर आया। 1,000।
छात्रों, मटेरियल एंड लेबर सामग्री और श्रम की लागतें प्रति इकाई स्थिर हैं। ठीक है, तो स्थिर का मतलब 90% पर 72,000 है और इस पर 80,000। मटेरियल एंड लेबर 72,000 और ये 80,000, अंतर आ गया 8,000। 8,000 का डिफरेंस लिख दिया। निर्माता उत्पन्न वेरिएबल एक्सपेंसेस 9,000 10,000। डिफरेंशियल कॉस्ट आ गई 1,000। हाँ जी, लिख लिया। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस करने के 8,000 और 8,500 के। और डिफरेंशियल कॉस्ट में आ गया 500 रुपये। स्थायी लागतें फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड एक्सपेंसेस 10,000 और 10,000। समझ में आ गया। अब ये मटेरियल एंड लेबर की खर्चे कैसे पता चला? देखिए, कुल लाभ बताया है 10% है। सेल कितने की है? 1,10,000 की। तो इस पर प्रॉफिट कितना होगा? 10% है। 1,10,000 का 11,000 रुपये का ये आ गया 99,000। 99,000 आ गया। अब 99,000 ही 9,000 इकाइयों पर, हाँ 90% पर है, सॉरी 10,000 इकाइयों पर। कितनी इकाइयों पर? 10,000 पर। एक इकाई का लाभ 9 और ये 70 अलग अलग इस तरह से मटेरियल एंड लेबर आ गए। $99,000 है ना, इसमें से फिक्स और सेमी फिक्स्ड इनको घटा दीजिए तो ये बच जाएंगे 72,000। 99,000 तो ये 99,000 सेमी के घटाओ
सेमी एक्सपेंसेस कितने थे? 8 11 9 8 17 17 27,000 ये घटाओ 72,000 जाते हैं। 72,000 है 9,000 का 9 8 72 ठीक है। तो ये आ जाएंगे 100% पर 80,000। तो इस तरह से ये 8 रुपया प्रति इकाई ये इस तरह से निकल के आए। डाल लीजिए बच्चों। फिक्स कॉस्ट लिख दिया। टोटल कॉस्ट आ जाएगा 10,000। टोटल कॉस्ट लगाएंगे टोटल कॉस्ट लगा दीजिए तो आ जाएगी 99,000। ये 1,08,500 और ये आ जाएगा 9,500। ठीक है। इस तरह से ये कॉस्ट निकल आएंगे। लाइट नहीं है और हाँ बेटा तो आपने निकाल लिया होगा। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन पे पुराने के स्थान पर नए उत्पाद का प्रारंभ करना। स्टार्टिंग ए न्यू प्रोडक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड। कभी कभी एक उत्पादक को उपभोक्ताओं की रुचि या फैशन में परिवर्तन होने, प्रतिस्पर्धी द्वारा विकसित उन्नत किस्म के उत्पाद, गिरती हुई कीमतें, अप्रत्यक्ष लागतों में वृद्धि के कारण लाभदायकता में कमी, स्थानापन्न उत्पाद के आगमन आदि के कारणों से
किसी उत्पाद का निर्माण बंद करने का निर्णय लेना पड़ता है, किंतु एक उत्पाद का निर्माण बंद करने पर उसकी उत्पादन क्षमता का प्रयोग अन्य किसी नए उत्पाद को प्रारंभ करने में भी किया जा सकता है। ऐसे नए उत्पाद को प्रारंभ करने का निर्णय लेते समय विद्यमान विकल्प पुराने उत्पाद के साथ विक्रय का मिश्रण तथा प्रस्तावित विकल्प नए उत्पाद के साथ विक्रय मिश्रण के आधार पर भी सीमांत लाभ हानि खाता बनाकर दोनों विकल्पों में लाभ का अध्ययन कर लेना चाहिए और उस विकल्प को चुनना चाहिए जिस पर संस्था को कुल लाभ सर्वाधिक हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी पुराने उत्पाद को बंद करके नए उत्पाद को प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल एक प्रश्न को देखें। एक उत्पादक अपनी उत्पाद पंक्ति में से एक वस्तु का उत्पादन समाप्त करके दूसरी वस्तु का उत्पादन प्रारंभ करने का विचार कर रहा है। उसकी वर्तमान लागत व उत्पादन संबंधी आंकड़े निम्नलिखित हैं। हाँ जी, नोट कर लें। Item to be produced A, B and C. A, B and C. Price है 20, 25 और 30 रुपया। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट 10, 15 और 18 रुपया पर यूनिट या पर आइटम। परसेंट ऑफ टोटल सेल परसेंट ऑफ टोटल सेल 40, 35, 25। 40, 35, 25। ठीक है, द फिक्स कॉस्ट पर ईयर पर ईयर 1,50,000।
1,50,000 टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर ऑफ लास्ट ईयर 5 लाख। सी उत्पादन को बंद करके डी का उत्पादन बंद करके डी का उत्पादन विचारणीय है। सी का उत्पादन बंद करके डी का उत्पादन विचारणीय है यदि यह परिवर्तन कर लिया जाता है तो उत्पादन संबंधी अनुमान निम्न प्रकार होंगे। उत्पादन संबंधी अनुमान निम्न प्रकार से होंगे। आइटम ए बी डी ये चेंज हो जाएंगे, यहाँ इसको डी कर दो। ए बी डी ये 50, 30, 20 और यहाँ डी कर देते हैं तो ये परिवर्तन हो जाएंगे। डी पर 28, 14 28, 14 तथा 20%। उत्पाद की योजना पर विचार करना है। इस क्वेश्चंस को भी मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस है। उत्पाद की योजना पर हमको विचार करना है। अब देखें इसको जो है बंद करने से क्या इफेक्ट होगा। हाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट। इस समय जो वर्तमान में वह क्या है पहले ये देख लें आप। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी
फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट। ABC और टोटल पर्टिकुलर सेल्स रेवेन्यू ए की 20 रुपया प्रति इकाई है। ठीक है, अब 20 रुपया प्रति इकाई दे रखी है ए। टोटल सेल्स है 5 लाख की, 5 लाख में 20 का भाग लगाएं। टोटल सेल ऑफ लास्ट ईयर तो आते हैं 2 लाख। ये टोटल सेल के लिए 2 लाख, अरे 5 लाख की है, 5 लाख लिख दिया। सेल की परसेंटेज क्या है? 40, 35, 25। तो 5 लाख का 40% इसमें ले लीजिए। ये में तो 5 20 2 लाख नहीं हो गया। ए का 5 लाख का 40%, 520। बी में कितनी है? 35, 35 हो गया 1,75,000, 1 लाख। और इसमें कितना है? 25, 25 पंजे 125, 1.25 लाख कितना हो गया? ए बी सी की जो है टोटल सेल आ गई, लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपया, 15 रुपया और 18 रुपया प्रति इकाई, है ना। तो अब कितने की सेल रही भाई? ध्यान दें, प्राइस है 20 की, अभी इसका भाग लगा दें और 2 लाख है। 2 लाख में 20 का भाग लगा 10,000 इकाइयाँ हैं। 10,000 इकाइयाँ 10 रुपये से लगाइए तो आ गया 1 लाख रुपया। 1,75,000 है सेल, 1,75,000 रुपये की सेल्स है। 1,75,000 पर यूनिट क्या है प्राइस? 25 का। 1,75,000 भागे 25, 7,000 इकाइयाँ हो गई। और 7,000 इंटू 15 कर दो तो 1,05,000 ये हो गया, 1,05,000। ठीक है, अगली है 1,25,000, 30 रुपया प्रति इकाई है। 1,25,000 डिवाइडेड बाई 30, तो ये कितनी आ जाएगी? आप इंटू कर लीजिए 18 से, 74 यानी 75,000, 74,999 75। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? 2,80,000 का। कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, घटा देंगे तो कंट्रीब्यूशन 2 में से क्या? 1 यहाँ आ गए 70,000, यहाँ आ गया 50,000, यहाँ कितना आ गया? 2,20,000।
₹20,000 आइए चौक चाहिए भी चाहिए चल रही है तो है मेरे पास। हाँ 44 हाँ लेस कर दो इसमें से फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट तो आ जाएगा प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए का फिक्स कॉस्ट है उसमें से घटा दो क्या आ जाएगा 70,000 का प्रॉफिट आ जाएगा नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 70,000 का आ जाएगा। ये वर्तमान स्थितियां हैं। इसके बाद अगली स्थितियां क्या होंगी उनको देखते हैं। यदि हम इनको चेंज कर दें तो ये स्थितियां होंगी। ठीक है बच्चों अब चेंज करते हैं प्रपोज उसने कहा है कि सी को बंद करके डी कर लिया जाए। कर लेंगे भाई डी कर लेते हैं। तब क्या रहेगा सी के स्थान पर डी करने पर प्रपोज जहाँ 70,000 का लाभ आ रहा है उस पर लाभ कितना आएगा ये देखेंगे। ए बी को हटा दिया डी कर देगा ए बी और डी और यहाँ का लीजिए टोटल पर्टिकुलर सेल्स रही 5 लाख की होती है। सेल को 5 लाख रख दिया। अब छात्रों हमको एक चीज देखनी है कि इनमें कितनी परसेंटेज हो जाएगी 50% यानी ये 2.5 लाख 50 सेल की परसेंटेज 2.5 लाख है। ये हो जाएगी 25 पंजे 125 सवा लाख 30%। 30 तो 1,30,000 5 किया 1,50,000। ठीक है अगली हो जाएगी 20% और 5 मिलीमीटर 1 लाख। ठीक है ये सेल्स हो गई। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की परसेंटेज क्या क्या हो जाएंगी। वेरिएबल कॉस्ट की जो परसेंटेज है वह भी चेंज हो जाएंगी। वह 10, 15 और 14 10, 15 और 14 के आधार पर हो जाएंगे। 10, 15 और 14 10, 15, 14 के आधार पर देखें तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा
1,25,000 कैसे हो गया? 1,25,000 2.5 लाख है, 20 रुपया प्रति इकाई है और 2.5 लाख में 20 का भाग लगाओ, कितनी इकाइयाँ बनेगी? 2.5 लाख में 20 का भाग लगाएं तो इकाइयाँ बनती हैं 12,500, 12,500 गुणा 10, ये हो जाएंगे 1.25 लाख। ठीक है, ऐसे ही यहाँ अगले में देखेंगे तो अगला में जो है सेल है 1.5 लाख के, भाग लगा लीजिए 25 रुपया प्रति इकाई से हो गए 6,000 इकाइयाँ, 6,000 इकाई के ऊपर 15 से गुणा कर लीजिए, 15 सिक्के 90,000 हो गए। और डी वाले हैं 14 रुपया प्रति इकाई, तो डी की इकाई कितनी है? 1 लाख, भाग रेट क्या है इसका? 28, तो ये आ गई 35 से 71, गुणा कर लो 14 से, तो ये आ जाएंगी 50,000 इकाई। ये कितने आ जाएंगे? 2,65,000, 2,65,000 टोटल लगा लें, ये 2,60,000, 50,000, 5 लाख में 265 घटा दो तो 35, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा लेने पर लाभ आ जाता है। फिक्स कॉस्ट कितनी है? देखिए 1.5 लाख, एक कुल लाभ कितना हो गया? 85,000, यानी वो लाभ बढ़ोतरी हो गई, पहले 70 का, अब नेट प्रॉफिट कितना हो गया? नेट प्रॉफिट नाउ 85,000 का हो गया, पहले 70,000 का होता था, अब 85,000 का हो गया, तो ये लाभ हुआ है, बढ़ गया कि नहीं? तो अतः प्रपोजल को स्वीकार कर लेना ही उचित होगा, यानी सी को बंद कर दिया जाए और डी को प्रारंभ कर दिया जाए। ये प्रपोजल संस्था के कुल लाभ में है, ये स्थिति इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो संस्था को इसमें लाभ होगा और ये प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है छात्रों, इस प्रकार से प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। आगे के क्वेश्चन इसी प्रकार के, इनको आप करके लेकर के आइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ कोई दिक्कतें आए तो आप पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चनों को हम आपको पुनः नई
क्लास में नई वीडियो में फिर से डालेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।